अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका फिज़िक्स टीचर मुदस्सिर असलम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मुदस्सिर एक्सप्लेन्स फिज़िक्स। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग एक जो नाइन्थ का न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग, जो पंजाब बोर्ड का न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम लोग एक लेक्चर सीरीज लेके चल रहे हैं, जिसमें हमने चैप्टर 2 से स्टार्ट लिया है और उसका हम फर्स्ट लेक्चर कवर कर चुके हैं। और अब हम इसका जो सेकंड टॉपिक है उसकी तरफ जाएंगे और वो टॉपिक का नाम है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। तो अब ये जो टॉपिक है इसमें हमेशा की तरह, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अब ये टॉपिक जब हम स्टार्ट करेंगे तो इसको हम लेकर चलेंगे। पहले इसका कॉन्सेप्ट हम समझेंगे, उसके बाद जो है मैं आपको बाय द एंड ऑफ द लेक्चर इस चैप्टर के जो शॉर्ट क्वेश्चन है, इस टॉपिक के जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और उसके अलावा एमसीक्यूज भी आपके साथ शेयर किए जाएंगे। सो आपके लिए सजेशन ये है कि आप इस लेक्चर को पूरा सुने, सो दैट कि आप लोग जब आपके साथ एंड पे क्वेश्चंस या एमसीक्यू शेयर किए जाएं तो आप अपना कॉन्सेप्ट जो है वो चेक कर सकें कि आप किस जगह पर स्टैंड कर रहे हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। तो देखिए बच्चों, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स का मतलब है कि वेक्टर्स को जाहिर करने का तरीका। तो बच्चे, वेक्टर्स को जाहिर करने के, रिप्रेजेंट करने के टोटल दो तरीके हैं। तो सबसे पहला जो तरीका है वो हमारे पास है जी सिंबॉलिक। ठीक है, एक है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन और दूसरा है हमारे पास ग्राफिकल। तो एक हमारे पास है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन और दूसरा हमारे पास क्या है जी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब देखें बच्चे, सबसे पहले अगर हम बात करें सिंबॉलिक की, तो इसका मतलब ये है, हम इसमें ये डिस्कस करेंगे कि हम वेक्टर्स को सिंबल की शक्ल में किस तरह जाहिर करेंगे। तो आप देखिए बच्चे, क्योंकि हमें पता है कि स्केलर्स और वेक्टर्स दो डिफरेंट चीजें हैं, हम लोग लास्ट लेक्चर में इस चीज को बहुत डिटेल से समझ चुके हैं कि स्केलर्स और वेक्टर्स बिल्कुल दो मुख्तलिफ चीजों के नाम हैं। तो अब जाहिरी बात है, जब आप लोगों को पता है कि ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं तो इसका मतलब है जब आप इनको लिख रहे हैं तो उस वक्त भी इसमें फर्क होना चाहिए, नजर आना चाहिए फर्क, कि ये स्केलर लिखा हुआ है या वेक्टर लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहां पर लिखता हूं मैथ्स के लिए एम, और आपको पता है कि मैथ्स जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। अब अगर मैं एक वेक्टर क्वांटिटी की एग्जांपल लिखता हूं जो कि है फोर्स, अब देखें ये दोनों जो है ऑल दो डिफरेंट है, इनमें जो ये है मैथ्स, ये स्केलर चीज है, जो आपके पास फोर्स है ये क्या है, एक वेक्टर चीज है। लेकिन जब मैंने आपके सामने ये लिखा है तो एक ऐसा बंदा जिसको नहीं पता कि स्केलर क्या चीज है, वेक्टर क्या चीज है, वो इन दोनों चीजों को एक ही ट्रीट करेगा, उसे लगेगा कि ये दोनों एक ही चीजें हैं। तो अब हम इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, स्केलर्स को डिफरेंस करने के लिए वेक्टर से हम लोग वेक्टर्स को एक डिफरेंट तरीके से लिखते हैं। तो उसका तरीका अब क्या है, ये सिंबॉलिक में भी हमारे पास दो तरीके आते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, इसका पहला तरीका है जी बोल्ड लेटर्स। क्या है जी, बोल्ड लेटर्स। मतलब हम क्या करते हैं जी, हम लोग जो वेक्टर्स हैं उनको बोल्ड लेटर की शक्ल में लिख देते हैं। मतलब जो मैंने यहाँ पे फोर्स लिखा है ना, इसको अगर मैं बोल्ड कर देता हूं, अब जब मैंने इसको बोल्ड कर दिया है, अब ये अगर हम एम को देखें और एफ को देखें तो हमें इन दोनों के अंदर एक क्लियर डिफरेंस नजर आ रहा है। हमें नजर आ रहा है कि ये एक स्केलर चीज है और ये एक वेक्टर चीज है। मतलब ये हमने ये तरीका इसलिए यूज किया कि हम वेक्टर को स्केलर चीज से डिफरेंस कर सकें। तो अब एक तरीका तो ये है कि हम बोल्ड लेटर की शक्ल में लिखते हैं वेक्टर्स को। एक दूसरा तरीका भी है कि हम लोग क्या करते हैं, ऊपर इनके क्या लगा देते हैं, एक एरो हेड लगा देते हैं। मतलब एक तरीका ये है कि मैं यहाँ पे इसको बोल्ड नहीं करता बल्कि इसको ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ पे एफ लिख के इसके ऊपर एक एरो हेड लगा देता हूँ। तो जब हम किसी किसी चीज के ऊपर एरो हेड लगा देते हैं तो उसका मतलब भी ये होता है कि ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये इसका पहला तरीका है कि सिंबॉलिकली हम किस तरह वेक्टर्स को जाहिर कर सकते हैं। अब हमारे पास आता है जी ग्राफिकल तरीका,
कि ग्राफिकल मेथड में हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर्स को किस तरह जाहिर करेंगे। अब हम उसकी तरफ चलते हैं कि ये हम कैसे करेंगे। तो बच्चे इससे पहले हमने डिस्कस किया कि वेक्टर्स को सिंबॉलिकली किस तरह हमने रिप्रेजेंट करना है। अब हम देखते हैं कि वेक्टर्स को ग्राफिकली हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास जब हम ग्राफिकली वेक्टर्स को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो इसका तरीका हमारे पास ये है कि हम लोग एक लाइन सेगमेंट ड्रा करते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने एक वेक्टर को ड्रा करना है जी। वेक्टर मेरे पास क्या है जी, 5 न्यूटन फोर्स, ये है जी लेट्स से अलोंग राइट साइड। अब जस्ट मैं आपको ये एग्जांपल देने के लिए कह रहा हूं कि 5 न्यूटन फोर्स है और ये किस डायरेक्शन में है, राइट साइड में है। अब क्योंकि आपको पता है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, अब हमने इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, तो हम कैसे करेंगे। तो हम क्या करेंगे जी, एक लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे। मैं यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट ड्रा कर रहा हूँ, ये मैंने एक लाइन सेगमेंट ड्रा कर दिया। अब इस लाइन सेगमेंट में दो चीजें हैं। इससे भी पहले आपको पता होना चाहिए, हमने लास्ट लेक्चर में बहुत क्लियरली इस चीज को डिस्कस किया है कि वेक्टर में दो चीजें होती हैं। कौन कौन सी, एक तो इस वेक्टर के अंदर इसकी मैग्नीट्यूड होती है और उसके बाद इसका क्या होता है जी, डायरेक्शन। अब इसका मतलब यह है कि ये जो मैंने एरो हेड लगाया है वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, ये मुझे इसमें दो चीजें चाहिए। एक तो मुझे इसमें मैग्नीट्यूड चाहिए, दूसरा इसमें कि मुझे क्या चाहिए, डायरेक्शन चाहिए। तो ये दोनों चीजें हम किस तरह डिसाइड करते हैं। तो देखिए हमारे पास जो इस लाइन सेगमेंट की लेंथ होती है, जो हमारे पास इस लाइन सेगमेंट की लेंथ है, वो हमें किसके बारे में बताती है, वो हमें मैग्नीट्यूड के बारे में बताती है। इसका मतलब क्या है जी, इसका मतलब यह है कि अगर मैंने एक एरो हेड यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट लगाया है जिसकी लेंथ ज्यादा है, तो इसका मतलब इनडायरेक्टली क्या है कि उस वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो ज्यादा है, क्योंकि जो मैग्नीट्यूड है वो हम किससे जाहिर कर रहे हैं, लेंथ से। अगर मैं इसके बदले में एक और यहाँ पे वेक्टर ड्रा करता हूँ, आपके पास ग्रीन से ड्रा करता हूँ ताकि इससे थोड़ा डिफरेंट रहे। अब मैंने ये वेक्टर ड्रा किया है, अब आप देख रहे हैं कि इस वेक्टर की जो लेंथ है वो कम है। तो इसका मतलब, इसको देख के ही आप अंदाजा लगा लेंगे कि इसका मतलब है कि इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, कम है। क्योंकि जो मैग्नीट्यूड है वो किसके जरिए हम जाहिर कर रहे हैं, लेंथ के जरिए। तो पहली बात आपको क्लियर हो गई हो कि मैग्नीट्यूड जो है उसको एक्सप्लेन करने के लिए, उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम किसका सहारा लेते हैं, लेंथ का। अब दूसरी बात क्या है जी, वेक्टर में दो चीजें, एक मैग्नीट्यूड हमने डिस्कस कर ली। अब हम देखते हैं कि डायरेक्शन का हमें कैसे पता चलता है। तो इसमें बच्चे देखें कि ये जो मैंने लाइन सेगमेंट बनाया है, इस लाइन सेगमेंट में ये जो आगे एरो आपको नजर आ रहा है, ये वाला, इस एरो की जो डायरेक्शन है, इस एरो की जो डायरेक्शन है, ये हमें बताएगी कि उस वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो किधर को है। तो ये जो एरो है, ये जो आगे लगा हुआ है, ये हमें किसकी डायरेक्शन बता रहा है, उस वेक्टर की डायरेक्शन बता रहा है। उस वेक्टर की डायरेक्शन हमें बता रहा है जिस वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अब ये तो तरीका है कि हम लोग ग्राफिकली वेक्टर को किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आज थोड़ा गया। सो बच्चों, अब हम लोग देखते हैं कि अब ये जो एरो मैंने यहाँ पे लगाया है, जिसमें मैंने कहा जी ये हमें डायरेक्शन के बारे में बता रहा है। अब हमने ये देखना है कि ये डायरेक्शन के बारे में हमें बता रहा है, इस डायरेक्शन को हम किस तरह देख सकते हैं, इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बच्चे ये मैंने बहुत मेहनत करके सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए ये एक खाका बनाया है, ताकि आप लोग बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें कि ये कैसे रिप्रेजेंट हमने इसको करना है। तो देखिए ये जो बच्चे आपको नजर आ रहा है, इसमें आपके पास आपको दो लाइनें नजर आ रही हैं। एक लाइन ये वाली है और एक लाइन ये वाली है। अब जब हम वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास सबसे पहला काम क्या है कि दो लाइंस को ड्रा करना है। ठीक है, एक लाइन ये वाली है और एक लाइन ये है। ठीक है, तो अब इन दोनों को हम क्या कहते हैं, इनको एक्सिस का नाम देते हैं। ठीक है, इनको क्या नाम देते हैं, एक्सिस का नाम देते हैं। और जो ये वाली लाइन है, ये वाला एक्सिस है, इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस। जैसे आपको यहाँ पर लिखा हुआ नजर आ रहा है कि ये कौन सा एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। और जो ये वाला एक्सिस है, ये जो सीधी लाइन है, इसको हम कहते हैं वाई एक्सिस। अब देखिए बच्चे, इसके कुछ डिफरेंट नाम भी हैं। ठीक है, आपने कंफ्यूज नहीं होना।
इस एक्स एक्सिस को हम लोग हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी कहते हैं। तो ये जो ये वाला एक्सिस है इसको हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी कहते हैं और इसको एक्स एक्सिस भी कहते हैं। और जो ये वाला एक्सिस है इसको हम वाई एक्सिस भी कहते हैं और इसको हम वर्टिकल एक्सिस भी कहते हैं। अब आप ये बात गौर से देख लें, ये मैंने ड्राइव इसीलिए किया था ताकि आपको ये बात मैं बहुत क्लियरली समझा सकूं। अगर मैं इसको बोर्ड पे ड्रा करता हूँ तो ये आपको बात उतने अच्छे से समझ में नहीं आनी थी। अब आपने गौर करना है, ठीक है, आपने गौर करना है कि ये जो दोनों एक्सिस मैंने ड्रा किए हैं, अगर आप देखें यहाँ पर इस एक्सिस में और इस एक्सिस में ये जो ये वाला एंगल बन रहा है, जो ये वाला एंगल बन रहा है, ये एंगल ये कितना बन रहा है, ये 90 डिग्री का बन रहा है। अगर आप इसकी बजाय यहाँ पर देखें इसके और इसके दरमियान में, तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये भी कितना बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। अगर आप ये चीज यहाँ से देखें तो यहाँ पर भी एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। अगर आप यहाँ पे इसके और इसके दरमियान में एंगल देखें तो ये भी एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री के पे बन रहा है। इसका मतलब क्या बनता है, इसका मतलब ये बनता है कि ये दोनों एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर का मतलब जब कभी भी आप ये लफ्ज सुने तो इसका मतलब क्या होता है, सादा सा कि 90 डिग्री। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, तो अब बच्चे एक और बात देखें कि ये दोनों एक्सिस जो है ये एक पॉइंट पर मिल रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, या आप कह सकते हैं कंबाइन हो रहे हैं। तो ये वाला एक्सिस और जो ये वाला एक्सिस है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस जो है ये एक पॉइंट पे मिल रहे हैं। उस पॉइंट को मैंने एक सर्कल से ऐसे जाहिर किया है। तो जो ये वाला पॉइंट है, जिस पॉइंट पर ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में मिल रहे हैं, जो ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन। इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, द पॉइंट वेयर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इंटरसेक्ट या फिर मीट, यहां पर मिलते हैं, तो उस पॉइंट को, ये जो ये वाला पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड ओरिजिन। तो आई होप कि आपको यहां तक ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम वो जो तीसरा वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन को हमने रिप्रेजेंट करना है, जो ये वाला वेक्टर जिसकी हम बात कर रहे हैं, अब हम इसको भी दरमियान में लेकर आते हैं कि इसको हम कैसे जाहिर कर सकते हैं। तो उसके लिए मुझे चाहिए होगा एक तीसरा वेक्टर जो कि हमने जाहिर करना है। तो ये देखें जी, मैंने एक वेक्टर बनाया है, ठीक है। ये वेक्टर वो वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन हमने मालूम करनी है, ठीक है, जिसके लिए हमने ये एक्सिस ड्रा किए हैं। तो अब देखें आप लोग, ये मैं वेक्टर लेट से यहां पर लगा देता हूं, ये वेक्टर यहां पर खड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब मैंने इस वेक्टर की डायरेक्शन तक पहुंचना है कि इस वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो किधर को है, ठीक है। तो उसके लिए आप एक बात ध्यान में रखें कि इस वेक्टर की डायरेक्शन तक पहुंचने के लिए मुझे जो एंगल बन रहा है यहां से लेकर यहां तक, ये एंगल का पता होना चाहिए। जो ये एंगल है जो यहां से लेकर यहां तक बन रहा है, अगर मैं इस एंगल तक पहुंच जाऊंगा तो ये एंगल ही मुझे इस वेक्टर की डायरेक्शन तक पहुंचाएगा। तो अब क्वेश्चन ये है कि जो एंगल बन रहा है, अब क्वेश्चन ये है कि जो एंगल बन रहा है यहां से लेकर यहां तक, जो यहां से लेकर यहां तक एंगल बन रहा है, वो एंगल हमने कैसे मेजर करना है, उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए आपने एक बात जहन में रखनी है कि जो ये वाला एक्सिस है दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और जो ये वाला एक्स एक्सिस है ये का दिस इज कॉल्ड नेगेटिव एक्स एक्सिस। जो ये वाला एक्सिस है दिस इज कॉल्ड वाई पॉजिटिव वाई एक्सिस, और जो ये नीचे वाला एक्सिस है दिस इज कॉल्ड नेगेटिव वाई एक्सिस। तो अब आपने देखना ये कि आपने जो यहां से लेकर यहां तक जो एंगल है उसको कैसे मेजर करना है। उसके लिए आपने ये करना है कि आपने पॉजिटिव एक्स एक्सिस से शुरू करना है, ठीक है। आपने लेट से ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, यहां से आपने शुरू करना है और आपने एंटी क्लॉकवाइज जाना है। आपने किधर किधर को भी जाना है, एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज के ऑपोजिट। अब आपको पता है कि जो क्लॉक की सुई होती है वो किधर को जाती है, इधर से इधर को जाती है। तो ये कौन सी डायरेक्शन है, ये है क्लॉकवाइज। ये कौन सी डायरेक्शन है, ये है क्लॉकवाइज। अब कोई चीज अगर इसके ऑपोजिट जा रही है, अगर कोई चीज इसके ऑपोजिट जा रही है, यानी कि वो ऐसे आ रही है, ऐसे ऐसे आ रही है, यानी इसके ऑपोजिट आ रही है, तो दिस इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने एंटी क्लॉकवाइज जाना है, ठीक है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से शुरू करना है, ठीक है, और आपने एंटी क्लॉकवाइज जाना है। और आप जब एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो आपने वहां पर रुकना है जहां पर ये वेक्टर है। लेट से मैंने स्टार्ट किया और यहां से मैं यहां तक गया, तो अब जो ये वाला वेक्टर है यहां तक पहुंचना है मैंने।
तो मेरे पास जो ये वाला एंगल बन रहा है, लेट्स से आपकी बुक वाले ने बनाया हुआ है कि ये एंगल कितना बन रहा है, ये वाला एंगल जो है ये 30 डिग्री का बन रहा है। तो इसका मतलब है कि ये एंगल 30 डिग्री पर, ये जो वेक्टर है ये 30 डिग्री पर है। कहां से? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। ठीक है, तो ये इस चीज को हम अगर ड्रा करें तो उसने ड्रा इस तरह किया हुआ है कुछ, कि ये एक्सिस है और एक ये एक्सिस है। ठीक है, तो दरमियान में एक वेक्टर ड्रा किया हुआ ये, तो इस वेक्टर का जो यहाँ पे एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है? 30 डिग्री बन रहा है। तो ये जो एंगल बन रहा है 30 डिग्री, ये हमें बता रहा है कि ये वेक्टर जो है, ये वाला जो वेक्टर है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 30 डिग्री के डिस्टेंस पर वाकया है। ठीक है, मतलब ये है कि इस वेक्टर की जो डायरेक्शन है उस तक हम पहुंच सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि अगर आप 30 डिग्री जाएं तो जो ये वाला पॉइंट बनता है, ये वाला पॉइंट जो है ये हमें बता रहा है कि इस वेक्टर की डायरेक्शन किधर को है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि सबसे पहले हमने क्या बात की। मैं इसको थोड़ा समराइज करता हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपके लिए हो सकता है। सबसे पहली बात मैंने क्या की कि हम लोग जो वेक्टर की डायरेक्शन है इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं जी। इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारे पास दो एक्सिस होते हैं, एक हमारे पास एक्स एक्सिस होता है और एक हमारे पास क्या होता है? वाई एक्सिस होता है। और ये दोनों एक्सिस जो हैं एक पॉइंट पर मीट करते हैं, मिलते हैं, और इस पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं? ओरिजिन का। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो वेक्टर है ये दरमियान में जिस वेक्टर को हमने जिस वेक्टर की डायरेक्शन को हमने देखना है कि कहां पर है, हमने क्या करना है? हमने ओरिजिन से स्टार्ट होना है, यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेकर एंटी क्लॉकवाइज जाना है और उस वेक्टर तक पहुंचना है। और उस वेक्टर तक पहुंचने के बाद लेट्स से आप यहां से आपने शुरू किया, मैं इसको यहां पे रख देता हूं। लेट्स से मैंने यहां से शुरू किया, ठीक है, और यहां से मैं यहां पे आया। अब ये वाली डायरेक्शन है यहां से यहां वाली, आपको पता है कि ये एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब ये इधर से इधर आ रही है, यहां से यहां। तो यहां से मैं यहां आया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब आना है तो आपने वहां पे रुक जाना है जहां पर वो वेक्टर मौजूद है। तो अब मैं यहां से मैंने स्टार्ट किया, ठीक है, यहां से मूव करता हुआ मैं यहां तक आ गया, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट लिया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गया और इस वेक्टर पे रुक गया। तो इस वेक्टर पे रुक गया तो अब मैंने देखना है कि जहां पे मैं रुका, यहां से लेकर यहां तक का जो एंगल बन रहा है ये कितना बन रहा है। ये एंगल जितना बन रहा होगा वो एंगल हमें बताएगा कि इस वेक्टर की डायरेक्शन किधर को है। तो आपकी बुक वाले ने इस चीज को एक्सप्लेन इस तरह किया हुआ है कि उसने यहाँ पे जो एंगल बनाया वो है 30 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये वाला वेक्टर है ये एक्स एक्सिस से 30 डिग्री के फासले पर वाक़या है, मतलब उसकी जो डायरेक्शन है हमें उसका पता चल गया है। तो बच्चे ये हमारा जो टॉपिक था ये था रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, जिसमें हमने देखा कि वेक्टर्स को हम किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमने देखा कि वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के बेसिकली दो तरीके हैं। एक तरीका है सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन और दूसरा क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। आई होप कि आप लोगों को ये दोनों तरीके बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा आज का टॉपिक था वो था रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स और उसको हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया। और अगर आप अभी तक इस लेक्चर के साथ जुड़े हुए हैं, दैट मीन्स कि आप लोग इन शॉर्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और आपको ये भी आइडिया हो गया कि बोर्ड की पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक में कौन से शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो अब हम देखते हैं जी कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हाउ वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड सिंबॉलिकली। ये मैंने बिल्कुल लेक्चर के आगाज में आपको बताया था कि वेक्टर्स को हम किस तरह सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है हाउ वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली, कि हम वेक्टर्स को ग्राफिकली किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद जो तीसरा सवाल है वो है डिफाइन ओरिजिन। अभी जो सारी तीन के तीन शॉर्ट क्वेश्चन हैं ये मैंने बहुत डिटेल में आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं इस लेक्चर में, और आई एम रियली होपफुल कि आप लोग इस काबिल होंगे कि आप इन शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर तक पहुंच सकें। अगर मैं बात करूं तो जो पेज नंबर 30 है इस टेक्स्ट बुक का, इसके अंदर ये सारे क्वेश्चंस के आंसर जो है वो मौजूद हैं, आप वहां से इनको मार्क कर सकते हैं। अब बच्चे हम चलते हैं एमसीक्यूज की जानिब, और ये हमारे हर लेक्चर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हम लोग जो भी टॉपिक पढ़ते हैं उससे रेलेवेंट एक लेक्चर के एंड पे क्विक क्विज करते हैं। उसका मकसद ये जानना होता है कि आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कितनी बनी है इस लेक्चर के बाद। ठीक है, तो अब ये एमसीक्यूज आपके सामने रखे जाएंगे और इन एमसीक्यूज को आप लोगों ने सॉल्व करने की कोशिश करनी है, और इनके जो आंसर्स हैं वो आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताने हैं कि इनके आंसर्स क्या है। फिर अगर आप कोई मिस्टेक करोगे या आप गलत आंसर बताओगे तो मैं आपको वहां पे
जो है करेक्शन कर दूंगा कि इसका आंसर ये है। ठीक है, तो ये आपके सामने एमसीक्यूज हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा, आप लोगों को इसकी अंडरस्टैंडिंग बनी होगी, आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स को लेकर वो क्लियर हुए होंगे, आई रियली होप। और इसी तरह के मजीद लेक्चर्स को सुनने के लिए, इस तरह का यूजफुल कंटेंट जो है वो अगर आप चाहते हैं कि आप तक बार वक्त पहुंचे, टाइमली पहुंचे, तो उसके लिए मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इस चैनल के रिलेटेड जो भी अपडेट्स हैं वो टाइमली आप तक पहुंच सकें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आपको ये लेक्चर समझ आया है, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि जो वीडियो है उसको लाइक कर दें और इसको अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ जो है शेयर करें, सो दैट के उनको भी इसका जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ आ सके। और आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।